पाकिस्तान में वेटरनरी डॉक्टर्स को डंगर डॉक्टर कहा जाता है। ये भी हमारी 5 इयर्स की डिग्री होती है, जस्ट सेम एज लाइक MBBS। फिर भी अगर हमें जब डंगर डॉक्टर कहा जाता है एक ऑकवर्ड फीलिंग आती है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर इस चीज को अच्छा नहीं समझते कि जानवरों के ऊपर पैसा लगाना। सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि इस पे पैसे कितने लगेंगे, कि ज्यादातर इनके अंदर जो डिजीज होती है ये रेस्पिरेटरी ओरिजिन होती है, ट्रांसमिट होती है सांस के जरिए। तो एक अगर बर्ड बीमार होता है ना, तो वो जब स्नीज करता है तो वो फिर 10 और बर्ड्स को अफेक्ट करता है। ये भी तो है कि जब तक पता चलता है कि एक बर्ड बीमार है तो वो तब तक अपना जो डिजीज होता है वो बाकियों को लगा चुका होता है। कुछ बर्ड जो होते हैं उनके अंदर स्पेसिफिक डेज पे स्पेसिफिक वैक्सीनेशंस की जाती हैं। कुछ वैक्सीनेशन जो होती हैं वो इंजेक्टेबल होती हैं, कुछ ऑनर्स घर पे भी कर सकते हैं, पानी के अंदर डाल के भी दे सकते हैं। कुछ वैक्सीनेशन होती हैं कि वो आई ड्रॉप्स की सूरत में मिलती हैं, वो हम आंखों में डालते हैं। सबसे पहला सवाल तो मैं वही करना चाहूंगी जो मेरे जहन में था कि पाकिस्तान में जब आपने डिग्री शुरू की होगी तो मोस्टली लोगों ने आपको कहा भी होगा कि पाकिस्तान में वेटरनरी डॉक्टर्स को डंगर डॉक्टर कहा जाता है। लोग ये कहते भी हैं, तो शायद आपने जब चूज किया तो आपको लगा कि अगर मैं बन जाऊंगा तो मुझे पाकिस्तान में इसी नाम से पुकारा जाएगा या कुछ इस तरह की चीज होगी। आपकी क्या मोटिवेशन थी? थैंक यू सो मच। और ये बड़ा अच्छा आपने एक क्वेश्चन पूछा है। नॉर्मली ये होता है कि जब मैंने कोई भी बच्चा अगर इस फील्ड में आता है तो उसका सबसे बड़ा जो उसके ज़हन में एक डर होता है ना, वो यही होता है कि आप इतना ज़्यादा, ये भी हमारी 5 इयर्स की डिग्री होती है, जस्ट सेम एज लाइक MBBS। तो हम उतनी एफर्ट करते हैं, बल्कि हमारी स्पीशीज ज़्यादा होती हैं। MBBS में एक जो डॉक्टर है वो सिर्फ ह्यूमंस के सारा स्केलेटन को पढ़ता है, हेड टू टो। हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, उनके डिफरेंट ऑर्गन्स, एनाटमी, फिजियोलॉजी सारी डिफरेंट होती है। उन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद फिर भी अगर हमें जब डंगर डॉक्टर कहा जाता है तो हमें स्टार्ट में बहुत ज़्यादा ये एक ऑकवर्ड फीलिंग आती है। लेकिन जब हम टाइम के साथ अपनी अच्छी स्पेशलाइजेशन हासिल करते हैं, अब जैसे मेरी स्पेशलाइजेशन सर्जरी में है, जैसे जो भी लोग अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं, उनके पास अच्छी स्किल्स होती हैं, तो पूरी दुनिया उनको एज ए बहुत अच्छा उनको रिकग्नाइज अच्छे इंसान के तौर पे रिकग्नाइज करती है। तो है। आप फिर बाहर क्यों चले गए? आप पाकिस्तान में आपने इसको आगे परसू किया? मैंने पाकिस्तान में स्टार्ट किया था अपना क्लिनिक 2020 में, तो अभी भी चल रहा है। तो लेकिन पाकिस्तान में अब मेरी जो प्रैक्टिस थी वो बड़ी मॉडर्न प्रैक्टिस थी। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर कि वो इस चीज को अच्छा नहीं समझते कि पेशेंट या जानवरों के ऊपर पैसा लगाना। वो समझते हैं, जब भी कभी आते हैं हमारे पास कुछ उनके पेशेंट्स बीमार होते हैं, वो सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि इस पे पैसे कितने लगेंगे। अच्छा। पेशेंट बहुत ज्यादा बीमार होता है, ये उसके एक्सीडेंट होता है, वो सबसे पहला सवाल ये करते हैं। वो ये नहीं जानना चाहते कि हमें ये बताएं कि इसको मसला क्या है, ये कैसे ट्रीट हो सकता है। बस वो पैसे की जानने की कोशिश करते हैं। क्या पैसे ज्यादा लगते हैं इस मामले में? इस फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किसी अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो एज कम्पेयर टू ह्यूमंस कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा होते हैं। अच्छा। क्योंकि बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि कैट्स और डॉग्स को लेके आगे चल रहे हैं। आपको दूसरे डॉक्टर्स तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, जिसको जैसे आपने स्टार्ट किया डंगर डॉक्टर, जो कि स्पेसिफिकली डॉक्टर्स होते हैं लार्ज एनिमल्स के। ओके, वो भैंस गाय वगैरह। जी, जैसे गाय हो गई, भैंस, बकरे, छतरे। और ये बड़ा कॉमन होता है, स्पेशली हम भी प्रैक्टिस करते हैं। जब बकरा ईद करीब आती है तो हम भी ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमने सारा पढ़ा होता है। लेकिन जो ये हमारी पेट्स की फील्ड है, ये बहुत ज्यादा प्राइम फील्ड है। तो इस फील्ड के अंदर आते भी बहुत कम लोग हैं, और फिर जो लोग आते हैं वो फिर बड़े स्पेशलाइज्ड होते हैं। और इसमें तमाम पेट्स होते हैं, तमाम जानवर होते हैं, या कुछ खास किस्म के होते हैं, या ये होता है कि आपने एक को पढ़ लिया दूसरे को पढ़ लिया? किस तरह से होता है? जब हम एजुकेशन जब हम डिग्री के दौरान होते हैं तो अभी हमें सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। वाइल्ड एनिमल्स को भी देखना पड़ता है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को भी, फूड एनिमल्स को भी, और कंपेनियन एनिमल्स को भी हमें देखना पड़ता है। सारे हम उनकी बेसिक, हम सारी उनकी एनाटमी, फिजियोलॉजी और जितनी बायोकेमिस्ट्री उनके ऑर्गन्स में चल रही होती है वो सारी हम देखते हैं। तो फिर जब हम अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, फिर जितने भी वेटनेरियंस हैं वो अपनी खास एक फील्ड चूज कर लेते हैं। कोई स्मॉल एनिमल्स की तरफ चले जाते हैं, कोई लार्ज एनिमल की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह वो फिर अपनी फील्ड चूज कर लेते हैं। आपने बेसिकली अभी स्मॉल एनिमल्स की फील्ड चूज की? मैंने स्मॉल एनिमल। ओके, जिसमें वो कैट्स एंड डॉग्स स्पेसिफिकली आते हैं। कैट्स एंड डॉग्स और बर्ड्स भी आ जाते हैं इसके अंदर। बर्ड्स भी वैसे बर्ड्स का भी बड़ा इशू, बर्ड्स भी बड़े बीमार होते हैं, और यकीन करें एक बर्ड बीमार होता है उनका पूरे का पूरा खानदान बीमार हो जाता है। वाह, वेरी गुड। आपने बड़ा अच्छा इस चीज को हाईलाइट किया। नॉर्मली ऐसी होता है कि जब बर्ड्स के अंदर ऐसी बीमारियां होती हैं कि ज्यादातर इनके अंदर जो डिजीज होती हैं ये रेस्पिरेटरी ओरिजिन होती हैं, कि ये ट्रांसमिट होती हैं सांस के जरिए। तो एक अगर बर्ड बीमार होता है ना, तो वो जब स्नीज करता है तो वो फिर 10 और बर्ड्स को अफेक्ट करता है। इसी तरह छींकेगा बर्ड तो फिर वो बाकी जो उसके साथ फैले हैं वो भी बेचारे अफेक्ट हो जाएंगे, सारे अफेक्टेड होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी तो है कि जब तक पता चलता है कि एक बर्ड बीमार है तो वो तब तक अपना जो भी उसका डिजीज होता है वो बाकियों को लगा चुका होता है।
और फिर यस। बाकी जो होते हैं वो बेचारे अफेक्ट हो जाते हैं। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बर्ड्स के साथ। तो वाह। बहुत सारे लोग शायद रिलेट कर पाएंगे कि जब भी आपको पता चलता है ना कि अगर वो आप आंखें बंद कर रहा है, वो झुक रहा है, उसका सर झुक रहा है और वो आप देख रहे हैं और उसको वो बेचारे की अगर डेथ भी हो जाती है, उसको अलग भी करते हैं, तब भी आप देखते हैं कि बाकी भी बीमार होना शुरू हो गए हैं। तो पहले क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है कि ऐसा कुछ हो ही ना। जो बर्ड्स हम्म, होते हैं ना, बर्ड्स के अंदर ऐसे होता है कि कोई भी एनिमल्स होते हैं ना, तो उनकी प्रिकॉशनरी मेजर्स में सबसे पहले हम वैक्सीनेशंस की बात करते हैं हम्म, कि वैक्सीनेशंस बहुत ज़रूरी होती हैं। कुछ बर्ड्स जो होते हैं उनके अंदर स्पेसिफिक डेज पे स्पेसिफिक वैक्सीनेशंस की जाती हैं। कुछ वैक्सीनेशंस जो होती हैं वो इंजेक्टेबल होती हैं, कुछ ऑनर्स घर पे भी कर सकते हैं, पानी के अंदर डाल के भी दे सकते हैं। हम्म। कुछ वैक्सीनेशन होती हैं कि वो आई ड्रॉप्स की सूरत में मिलती हैं, वो हम आंखों में डाल तो सकते हैं। कितनी एज होती है बर्ड की जब उसको वैक्सीनेशन करवाते जो हैं? फर्स्ट वैक्सीनेशन होती है वो नॉर्मली हैचरी के अंदर लगती है, वो डे 0 पे लगती है। तो ओके। जैसे ही वो बर्ड हैच करता है तो वो यानी मैरक्स कि वो की अंडे में से निकला है उसी वक्त उसी उसको वक्त उसकी वैक्सीनेशन लगेगी। जी, अच्छा। वो मैरक्स की डिजीज की वैक्सीन होती है। उसके बाद फिर जैसे-जैसे उसकी एज बड़ी होती जाती है, हम्म, फिर न्यू कैसल डिजीज जिसको रानीखेत के नाम से हम हम्म, बड़े हम्म, अच्छे तरीके से जानते हैं और मोरों में बहुत कॉमन होती है। हम्म, फिर उसके बाद इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस है, एवियन इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा हम्म, की अभी आउटब्रेक भी आई थी लाइक 15 टू हम्म, 16 इयर्स हम्म, बैक। हम्म, तो उसमें बहुत ज़्यादा बर्ड्स पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरी गैसेस हम्म, के साथ उनको मारा था। हाँ। तो नॉर्मली ये होता है कि जब भी ये बर्ड्स वगैरह का होता है तो हमें सबसे पहले वैक्सीनेशंस को देखना चाहिए। फिर इनकी डीवॉर्मिंग होती है, उसको अच्छा, डीवॉर्मिंग बर्ड्स की भी, हालांकि ये बहुत निगलेक्टेड टॉपिक तो है। वो किसी ने मुर्गियां वगैरह घर पे रखी हो तो उनकी भी ऐसी वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग होती है? सारे बर्ड्स की एक ही तरह से होती है या अलग अलग भी होता है? ये डिपेंड करता है कि बर्ड की स्टेज कौन सी है। हर सही। स्टेज के ऊपर जो मेडिकेशन है वो डिफरेंट होती हैं। अब पैरट्स की जो वैक्सीनेशन है, जो डिजीज हैं बर्ड्स की, वो ज्यादातर सेम होती हैं, हम्म। वैक्सीनेशन सेम। जो डीवॉर्मिंग होती है वो स्टेज पर डिपेंड करती है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, एक ही केमिकल एजेंट के साथ अगर हम डीवॉर्म कर रहे हैं पेशेंट को, 3 से एवरी 3 मंथ्स हम करते हैं कैट्स एंड डॉग्स में डीवॉर्मिंग का हम्म, स्केड्यूल जो है। और बर्ड्स के अंदर ये होता है कि हम 3 to 6 मंथ्स तक लेके जा सकते हैं डीवॉर्मिंग को। तो जब हम एक दफा डीवॉर्मिंग कर देते हैं तो जो वर्म्स होते हैं ना वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं सेम केमिकल एजेंट को। तो सही। फिर हमें उसको चेंज करना पड़ता है। लाइक एक दफा अगर हमने 2 दफा ये कर दिए, फिर 2 दफा उसके बाद फिर हमें चेंज करनी पड़ती तो है। कितने लोग हैं जिनको इतनी अवेयरनेस है पाकिस्तान में कि वो अपने पेट्स का इतना ख्याल रखें कि उनकी वैक्सीनेशन भी करवाएं कि जब वो अंडे में से निकले हैं तो उनकी वैक्सीनेशन हो, उसके बाद उनकी डिवर्मिंग होती रहे बार बार? कितने लोगों को इतनी अवेयरनेस है और कितने लोग करवाते हैं? बहुत कम लोग ऐसे हैं, क्योंकि हम्म, जो बर्ड्स है ना ये ज्यादातर बच्चे शौक करते हैं और बच्चों को हम्म, वैक्सीनेशन डीवॉर्मिंग इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता। हम्म, तो वो बस ये करते हैं कि बाहर से बाजरा ले आए, थोड़ी हम्म। गंदम लेके आ गए, पानी में डाला और उसको कलर्ड चिक्स आपने देखे होंगे कि वो वो तो बच्चे बेचारे जिंदा ही नहीं रहते। जितनी मैंने कोशिश की है ना कि मेरे पास वो पीले चूजे, वो पीले तो सारे ही होते हैं, वो गुलाबी चूजे और ग्रीन चूजे वो बच जाएं, मैंने जितनी कोशिश की, बस रंग भी नहीं उतरता कि उनकी डेथ हो जाती है। वो पता नहीं क्या उनको पहले को डिजीज होती है या शायद वो बेचारे कम उम्र लेकर आए होते हैं। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, आपने बताया कि डीवर्मिंग करवानी होती है। अब डीवर्मिंग कितने अरसे बाद करवानी होती है और इस पे कॉस्ट क्या आती है फिर? नॉर्मली डिवॉर्मिंग जो है वो आप ये कहीं से भी ले सकते हैं, ह्यूमन हम्म, फार्मेसी से भी मिल जाती है। जैसे फेनबेंडाजोला, ये सबसे कॉमनली डिवॉर्म हम यूज कर सकते हैं हम्म, बर्ड्स के अंदर। इस पे कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं आती। अगर आपके पास चिक्स है ना, तो चिक्स हम रखते हैं फ्लॉक की सूरत में। लाइक ओके। आपके पास 10 चिक्स हैं तो उस हम्म, पर डिपेंड करता है। आप एक पूरी बॉटल ले आएंगे, वो बॉटल आपको मैक्सिमम 200 रुपीज की पड़ जाएगी हम्म, पाकिस्तानी। हम्म, तो वो आप उनको बर्ड्स को दे सकते हैं। अगर आपके पास 2 से 3 बर्ड हैं तो हम्म, आप अपने किसी भी करीबी क्लिनिक पे जाके उनको कह दें कि हमें डीवॉर्मिंग चाहिए, तो वो हम्म। आपको डीवॉर्मिंग सिरप दे देंगे, वो आप डायरेक्टली उनको ऑरल भी दे सकते हैं।